आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया या माइक्रोब्स। तो आइए देखते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है और इसमें हम लोगों को क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ता है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि माइक्रोब्स में यानी बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर कैसे होता है और बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, इसका क्या प्रोसीजर है और बैक्टीरिया इसको कैसे करता है। आप सभी को पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और उसमें केवल एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, जनरली जो जीन ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया के अलावा जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो जीन ट्रांसफर होने का जो मेथड होता है दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन जीन ट्रांसफर होता है बाय मीन्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, है ना। जो गैमीट्स बनते हैं यानी कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो है पॉलन ग्रेन्स मेल गैमीट लेके आते हैं और जो फीमेल फ्लावर होती है उसमें ओवरी के अंदर जो एम्ब्रियो सैक बनता है उसके अंदर एग सेल होती है और उसके अंदर जो है फीमेल गैमीट होता है। तो ये जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, दो हैप्लॉइड गैमीट्स यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलकर एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ये हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसीलिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उनका जो डीएनए होता है वो हमेशा पेयर में होता है। कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें जो है ऑड नंबर में क्रोमोसोम नहीं पाए जाएंगे। क्रोमोसोम हमेशा इवन नंबर में 2, 4, 8 या 6, 16 है ना, या 14, 32, 64 एटसेट्रा। इस तरह कभी भी 31 क्रोमोसोम या 19 क्रोमोसोम या 17 क्रोमोसोम या 3 क्रोमोसोम इस तरीके से किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो या फंजाई हो, उसमें नहीं पाया जाएगा। हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 में ही जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं क्योंकि उसे गैमीट बनाना होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, इसमें न न्यूक्लियस है न इसमें जो है गैमीट फॉर्मेशन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बैक्टीरिया में जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल मेथड से होता है, या तो बाइनरी फिशन के द्वारा होगा या तो जो है मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है। किसी किसी बैक्टीरिया में बर्डिंग भी पाया जाता है। तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा जीन ट्रांसफर कैसे होगा? फिर जीन ट्रांसफर अगर नहीं होगा तो फिर नए नए कैरेक्टर्स यानी जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जो नया नया कॉम्बिनेशन बनता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और अलग अलग कैरेक्टर के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस दिखता है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन जेनेटिक स्ट्रक्चर्स, तभी वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट दिखाई देता है। और दूसरा जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है इन्वायरमेंट का। हो सकता है कि दो ऑर्गेनिज्म में सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट हो लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के कारण जो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कॉम्बिनेशन का कंबाइंड इफेक्ट है वो ऑर्गेनिज्म में जो है उसकी मॉर्फोलॉजी या उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर बदल सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का मैनिफेस्टेशन या उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसका बिहेवियर, उसका एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी उसके मेनली जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट पे। तो हम आते हैं इसमें बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर कैसे होता है। आप सभी को पता है कि उसमें जो है डीएनए होता है और डीएनए सर्कुलर डीएनए फॉर्म में होता है, लेकिन वो कैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। आइए देखिए सबसे पहले कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। रिकॉम्बिनेशन यानी कि फिर से एक नया कॉम्बिनेशन बना देना। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन 2 डीएनए मॉलिक्यूल। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें जो जैसे पहले ही बताया ना कि उसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। तो एक बैक्टीरिया के अंदर का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से कैसे मिक्स होता है और मिक्स होकर के नया कैरेक्टर बनाता है। ठीक है, इसी को हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ना। तो जो इम्पोर्टेंट जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन 2 तरीके से होता है, या तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से हो या म्यूटेशन से हो। वायरसेस में जो नए नए वायरस बन रहे हैं, जो कोरोना वायरस है या कोई और वायरस आप सुन रहे हैं, उसमें म्यूटेशन से नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है इसमें नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से नए कॉम्बिनेशन या नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं।
जब जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जेनेटिक डाइवर्सिटी किससे हो रही है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही होती है। और जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी वो ही इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो नए नए स्पीसीज बनती हैं उनका इवोल्यूशन होता है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बनने से होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे बनेगी? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से बनती है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 3 मेथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में जो बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें फ्री डीएनए अगर किसी कल्चर सॉल्यूशन में या किसी मीडियम में 2 अलग अलग बैक्टीरिया हैं और उसमें होता क्या है कि एक बैक्टीरिया का डीएनए उसके सेल से निकल करके फ्रीली मीडियम के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया के सेल के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सिंपल प्रोसेस, यानी एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। अब कैसे चला जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जिसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में वायरस के द्वारा जाता है ना। मैंने आपको बताया था जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, उसके अंदर रहते हैं। तो जब वायरसेस के द्वारा एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। और तीसरा मेथड होता है कॉन्जुगेशन, जिसमें सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, एक सेल से दूसरे सेल कांटेक्ट होता है एंड दिस कांटेक्ट इज ड्यू टू द स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब्स। पिलाई जो होते हैं ना, हमने आप लोगों को बताया था जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें बताया था उसमें पिलाई पाए जाते हैं, फिम्ब्री एंड पिलाई। तो जो पिलाई स्टिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी संख्या फिम्ब्री से काफी कम होती है और स्टिफ और लॉन्गर होते हैं फिम्ब्री से, तो वो पिलाई जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन ट्यूब का काम करते हैं और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से एक बैक्टीरिया का डीएनए सेल टू सेल कांटेक्ट के द्वारा दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। अब वो जो नया डीएनए बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ, अब देखिए 2 चीजें हैं, एक बैक्टीरिया है जिसने अपना डीएनए ट्रांसफर किया और दूसरा बैक्टीरिया वो है जिसने डीएनए रिसीव किया। तो जो ट्रांसफर करता है उसको हम लोग बोलते हैं डोनर और जो रिसीव करता है डीएनए उसको हम लोग बोलते हैं रेसिपिएंट। तो जो ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया के डीएनए का, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसडक्शन हो, कॉन्जुगेशन हो, तो उसमें हमेशा जिस बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफर होता है उसको डोनर बैक्टीरिया बोलते हैं और जिस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होता है यानी जो बैक्टीरिया डीएनए रिसीव करता है उसको हम लोग रेसिपिएंट सेल बोलते हैं। यानी डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में हमेशा डीएनए का ट्रांसफर होता है। ठीक, अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें नेकेड डीएनए ट्रांसफर होता है और कहां पर होता है? सॉल्यूशन में या मीडियम में। जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उस मीडियम के थ्रू वो डीएनए ट्रांसफर होता है। ठीक, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नेचुरली ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं, यानी आसानी से एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में चले जाएंगे या उसके सेल में चले जाएंगे, वहां से वो रिसीव कर लेगा उसको डीएनए को। लेकिन जो नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो सब बैक्टीरिया में नहीं होता है, केवल कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से डीएनए ट्रांसफर होता है। अब इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हैं और कुछ आर्किया बैक्टीरिया भी होते हैं। फिर आते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेबल बैक्टीरिया हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2-3 स्पीसीज हैं, तो जो 2-3 जेनरा है बैक्टीरिया के, स्टेफाइलोकोकस है, ई कोलाई है, ये सब जो जेनरा है उसमें से अब हर एक बैक्टीरिया के, क्योंकि बैक्टीरिया में स्पीसीज कॉन्सेप्ट नहीं होता है जनरली, है ना, या उसको हम स्ट्रेन से डिफाइड करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को हम जो है उसके स्ट्रेन से डिफाइड करते हैं। तो हर एक बैक्टीरिया जो पर्टिकुलर जीनस या स्पीसीज का बैक्टीरिया उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेन में ही ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो पाती है, हर एक बैक्टीरिया में नहीं होती है, हर एक जीनस के हर एक स्पीसीज में नहीं पाया जाता, केवल पर्टिकुलर स्ट्रेन होता है या पर्टिकुलर स्पीसीज होती है जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक, तो ऐसे सेल जो कि अपना डीएनए ट्रांसफर कर सकते हैं और जो रिसीव कर सकते हैं उनको कॉम्पिटेंट सेल्स बोलते हैं। यानी कि वो बैक्टीरिया जिसमें कि अपना डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ट्रांसफर करने या रिसीव करने की क्षमता होती है, ऐसे
सेल्स को हम लोग कॉम्पिटेंट सेल्स बोलते हैं, और ये जो कैपेसिटी होती है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, यानी उसके जीन डिटरमाइन करते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो कर सकते हैं उनको कॉम्पिटेंट सेल्स कहते हैं, और ये क्षमता डिपेंड करती है किसी बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएशन या जेनेटिक कंपोनेंट कैसा है। फिर आता है कि जो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने, इंग्लैंड में किया था, और 1928 में काफी पहले इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर कि इन्होंने क्या किया था कि ये एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया होता है जो न्यूमोनिया की बीमारी पैदा करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में जो है ये अपना काम कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि हम जैसे वैक्सीन जैसे बना रहे थे ना, एडवर्ड जेनर ने जैसे वैक्सीन बनाया, तो वैसे ही जो है डिजीज रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी में एक्सीडेंटली इन्हें पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले ग्रिफिथ के द्वारा 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है उसके ऊपर किया गया। उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उसके दो वेरिएंट हैं या दो स्ट्रेन है। एक स्ट्रेन जो कि विरुलेंट है, विरुलेंट का मतलब डिजीज पैदा करने की जिसमें क्षमता होती है उसको बोलते हैं विरुलेंट, और एक स्ट्रेन होता है ए विरुलेंट, यानी कि वो बैक्टीरिया जिसके अंदर बीमारी पैदा करने की क्षमता नहीं होती उसको बोलते हैं ए विरुलेंट स्ट्रेन। तो जो विरुलेंट स्ट्रेन होते हैं वही हार्मफुल होते हैं क्योंकि वही बीमारी पैदा कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी दोनों है, विरुलेंट भी और ए विरुलेंट, दोनों स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, लेकिन एक जो वेरिएंट है यानी एक जो उसका स्ट्रेन है वो डिजीज कॉजिंग है और दूसरा नहीं है। अब दोनों को हम मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग है कौन सा नहीं। यहाँ पर आप देखें जो विरुलेंट स्ट्रेन है, विरुलेंट स्ट्रेन जो ब्लू कलर का दिखा है, इसके चारों ओर ये देखिए ये जो है एक कैप्सूल बना हुआ है सेल के चारों ओर, है ना। तो विरुलेंट स्ट्रेन थे उसमें सेल के वॉल के चारों ओर काफी थिक कैप्सूल पाया जाता था, और जो ए विरुलेंट स्ट्रेन है उसमें कैप्सूल जो है वो एब्सेंट है। ठीक, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये विरुलेंट स्ट्रेन है और ये नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है। अब इन्होंने क्या किया कि एक चीज देखिए, जब इन्होंने विरुलेंट स्ट्रेन को, ये देखिए ये विरुलेंट स्ट्रेन है, सेल के चारों ऊपर जिलेटिनस शीथ है, तो जब विरुलेंट स्ट्रेन को इन्होंने चूहे के अंदर इंसर्ट किया तो वो चूहा मर गया। ठीक, क्यों? क्योंकि वो विरुलेंट स्ट्रेन था, न्यूमोनिया की वजह से मर गया। फिर इन्होंने क्या किया कि जो ए विरुलेंट स्ट्रेन थे जिसमें कि कैप्सूल नहीं था उसको चूहे में इंजेक्ट किया, तो चूहा सरवाइव किया क्योंकि उसमें डिजीज पैदा करने की कैपेसिटी नहीं थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं पैदा हुई। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि जो विरुलेंट स्ट्रेन था उस विरुलेंट स्ट्रेन को उन्होंने हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड मतलब वो विरुलेंट स्ट्रेन यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है, विरुलेंट है, उसको उन्होंने गर्म किया, उसके कल्चर को उन्होंने गर्म किया, और गर्म करने से क्या, वो बैक्टीरिया मर गया। अब बैक्टीरिया मर गया तो यानी जो हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन था या उसको कह लें एनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन था जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है, उसको उन्होंने चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा नहीं मरा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो विरुलेंट था वो तो जिंदा था ही नहीं, वो तो डेड बैक्टीरिया हो गया था गर्म करने की वजह से। ठीक है, चूहा रिमेन हेल्दी बना रहा। चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि जब हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन, ये कौन से हैं, ये जो विरुलेंट स्ट्रेन है ये क्या है, हीट किल्ड है, ऑलरेडी इनको हीट दे दिया तो नहीं मर गए। और दूसरा जो लिविंग बट नॉन विरुलेंट स्ट्रेन जिसमें कि कैप्सूल बनाने की क्षमता नहीं है, उन दोनों को मिक्स कर दिया। यानी प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है वो भी डिजीज नहीं पैदा कर सकता, और जो हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन है वो भी डिजीज नहीं पैदा कर सकता। जब दोनों को मिक्स करके इन्होंने जो है माउस में इंजेक्ट किया तो ये देखा कि वो चूहा मर गया। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि उसे जिंदा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो विरुलेंट स्ट्रेन है उसको तो आपने हीट दे करके उसको मार दिया,
यानी डिजीज पैदा करने की क्षमता खत्म कर दी। और जो एविरुलेंट स्ट्रेन लिविंग है उसमें डिजीज पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली तो दोनों को मिलने से चूहे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसे सर्वाइव करना चाहिए, लेकिन वो चूहा मर गया। अब इन्हें ये लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, चूहा क्यों मरा। जब उस चूहे के अंदर से उन्होंने ब्लड निकाल के उसको कल्चर किया बैक्टीरिया का उसके अंदर से कि आखिर हुआ क्या था, तो उन्होंने देखा कि कुछ कॉलोनीज बैक्टीरिया की ऐसी डेवलप हुई जिसमें से कि लिविंग विरुलेंट स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया पैदा हो गए। ठीक है, ये कैसे हो गया? ऐसा हो गया कि जो डेड बैक्टीरिया था, यानी कि जो विरुलेंट बैक्टीरिया था, ये वाला बैक्टीरिया, इसका डीएनए नॉन विरुलेंट वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया। यानी जो बीमारी पैदा करने की क्षमता थी, वो क्षमता जो डेड बैक्टीरिया थे इसके डीएनए निकला और ये जो लिविंग बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रवेश कर गया। अब ये जो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया थे उन्होंने उसका डीएनए जब एक्वायर किया तो उसमें भी बीमारी पैदा करने की क्षमता पैदा हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टर का जो ट्रांसफर हो रहा है वो नॉन लिविंग बैक्टीरिया से लिविंग बैक्टीरिया में अंदर हो गया। ठीक, अब उनको ये नहीं पता था कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। उन्हें बस इतना पता चला कि हेरिडिटरी मटेरियल डेड बैक्टीरिया से लिविंग बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर गया और इसी वजह से हमारे जो बैक्टीरिया हैं जो नॉन विरुलेंट थे अब विरुलेंट हो गए, यानी जो नॉन डिजीज काजिंग बैक्टीरिया थे अब उसमें भी बीमारी पैदा करने की क्षमता आ गई। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1924 में और काफी साल बाद यानी 1944 में एवेरी, मैकलीड एंड मैककार्थी, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1944 में जाके ये प्रूव किया कि जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ डेड विरुलेंट बैक्टीरिया से लिविंग नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया में, वो मटेरियल डीएनए था। यानी उस वक्त तक, ग्रिफिथ के टाइम तक डीएनए के बारे में उनको नहीं पता था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है और इसके द्वारा यही हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्हें बस इतना पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो जो विरुलेंट स्ट्रेन है उससे नॉन विरुलेंट स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर। जो बैक्टीरिया का डीएनए आता है वो पूरा डीएनए नहीं आता है, बल्कि डीएनए का एक छोटा सा पार्ट आता है। वो पार्ट आकर के बैक्टीरिया के सेल सरफेस पर बाइंड करता है। बैक्टीरिया के जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया डीएनए रिसीव करता है, उसके सेल सरफेस पर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है और ये डीएनए को बाइंड कर लेता है। देखिए ये येलो कलर के डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है और इन्होंने डोनर बैक्टीरिया के डीएनए का जो फ्रैगमेंट है, टुकड़ा है, उसको उसने बाइंड कर लिया। ठीक, अब क्या होता है कि सेल के अंदर जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें से केवल एक स्ट्रैंड को ये जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है रेड वाली, आप देखेंगे, ये देखिए ये जो 2 रेड प्रोटीन है ना, इन्होंने पर्पल कलर के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बाइंड कर लिया। जो दूसरा स्ट्रैंड है वो दूसरा स्ट्रैंड जो न्यूक्लियेज एंजाइम है, ये ब्लू कलर का है, ये न्यूक्लियेज एंजाइम दूसरे स्ट्रैंड को ब्रेक कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, इसका मतलब कि डोनर से रेसिपिएंट के अंदर केवल सिंगल स्ट्रैंड ही एंटर करता है, डबल स्ट्रैंड नहीं एंटर कर रहा है। ठीक, अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर करके आया, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से, जिसको कि ये कॉम्पिटेंट स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ने बाइंड कर रखा है, ये क्या करता है कि इस डीएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को रेक ए प्रोटीन के पास ले आता है। रेक मतलब रिकॉम्बिनेशन। रेक ए प्रोटीन अब क्या करती है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको बैक्टीरिया का जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसके डीएनए के अंदर स्पेसिफिक साइट के अंदर ले जाकर के इसको जोड़ देती है। ये काम कौन करता है? रेक ए प्रोटीन। तो एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन, रेक मतलब रिकॉम्बिनेशन, एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन जो है सेल के अंदर रेक ए प्रोटीन करती है। ये रेक ए प्रोटीन डोनर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड करके उसको
रेसिपिएंट के डीएनए के अंदर इंसर्ट कर देती है। अब ये देखिए जो रेक ए प्रोटीन है, इसने क्या किया कि ये देखिए पर्पल कलर का जो है ना, ये डोनर डीएनए है। ये क्या है? डोनर डीएनए। इस डोनर डीएनए को कहाँ इंसर्ट कर दिया है? रेसिपिएंट बैक्टीरिया के डीएनए के बीच में इंसर्ट कर दिया है। किसने किया है? ये रेक ए प्रोटीन, गुलाबी वाली दिख रही है, ये इसी रेक ए प्रोटीन ने इसको इंसर्ट कर दिया। तो ये इंसर्ट करने का काम रेक ए प्रोटीन करती है। तो जब एक बार इंसर्ट कर लिया तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर दो अलग अलग स्ट्रेन के डीएनए प्रेजेंट है, एक तो अपना जिस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है और दूसरा रिकॉम्बिनेशन करने के फलस्वरूप अथवा ट्रांसफॉर्मेशन करने के फलस्वरूप जो डोनर का डीएनए है वो भी डीएनए आ गया, यानी हाइब्रिड बन गया। वो क्या बन गया? वो हाइब्रिड बन गया। तो ऐसे हाइब्रिड बैक्टीरिया के डीएनए को हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए। ये क्या बन गया? दिस इज द हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए। कब बनेगा? जब रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी दो अलग अलग स्ट्रेन के डीएनए एक ही डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर आ गए। ठीक, अब क्या होगा कि अब ये सेल डिवीजन करेगा। ये जो बैक्टीरिया है, यानी हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए वाला जो बैक्टीरिया है, ये जब सेल डिवीजन करेगा तो सेल डिवीजन के फलस्वरूप क्या होगा कि जो एक बैक्टीरिया होगा उसमें तो ओरिजिनल डीएनए रहेगा और जो दूसरा बैक्टीरिया होगा उसमें हाइब्रिड डीएनए वाला डीएनए पहुंच जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ कि इसमें जो है दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे। अब यहां से यहां तक जो जीन है, यानी जो दूसरे बैक्टीरिया से आया है, ये कैरेक्टर जब एक्सप्रेस होंगे तो ये उस बैक्टीरिया के कैरेक्टर होंगे जहां से इसने डीएनए रिसीव किया, यानी डोनर बैक्टीरिया के कैरेक्टर इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर ये एक्सप्रेस होने लग जाएंगे। ठीक, इसी प्रोसेस को हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें कि मीडियम के द्वारा, सेल मीडियम के द्वारा, यानी जिस मीडियम में सेल ग्रो कर रही है उसी मीडियम के द्वारा पैसिवली ये डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। जिस बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर होता है वो बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया का जो कैरेक्टर उस डीएनए सेगमेंट में पड़ा है, यानी जो जीन उस बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया का जो जीन ट्रांसफर्ड डीएनए सेगमेंट में पड़ा हुआ है वो एक्सप्रेस होने लगेगा रेसिपिएंट बैक्टीरिया में और वो नया कैरेक्टर उससे डेवलप हो जाएगा। यानी कि उस बैक्टीरिया के अपने कैरेक्टर तो हैं ही, प्लस डोनर बैक्टीरिया के भी कुछ कैरेक्टर जो कि उस फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए में प्रेजेंट हैं वो भी एक्सप्रेस होने लगेंगे और इस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी जो बैक्टीरिया डेवलप हुआ वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हुआ, नया बैक्टीरिया हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हुआ और इस तरीके से जीन ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा होते हैं। वो बैक्टीरिया जो जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की कैपेसिटी होती है कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये वास्तव में उनकी फिजियोलॉजिकल स्टेट है। जो कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया होते हैं वो हमेशा कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, एक सर्टेन फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है, उसी फिजियोलॉजिकल स्टेट में इसमें कॉम्पिटेंस की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक, उसी वक्त अगर आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करेंगे तब डीएनए एक बैक्टीरिया से निकल के दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा। अब सवाल ये आता है डीएनए जाता कैसे? तो बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर के थ्रू होते हुए ये एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में प्रवेश करता है। जो रिसीव करता है बैक्टीरिया डीएनए, उस बैक्टीरिया के सेल के ऊपर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है, वो उस डीएनए को बाइंड करता है। तो जो डीएनए बाइंड होता है वो डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड से वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होस्ट का है वो सेल के अंदर ये ना डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करते हुए अंदर आता है। अब इसके साथ फिर नेक्स्ट प्रोटीन जो बाइंड होती है वो रेक ए प्रोटीन है, जो उसको कहाँ लेके जाती है रेक ए प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को? वो रेक ए प्रोटीन बैक्टीरिया के अपने क्रोमोसोम के पास लेके जाती है और वहां एप्रोप्रिएट साइट पर, जहां होमोलोगस साइट है, वहीं पर ले जाके उसको इंसर्ट कर देती है। जब इंसर्ट कर देगी
तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं जहां दो अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए आ जाते हैं एक ही जगह, हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए कहते हैं। हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए में पेयरिंग नहीं होती है क्योंकि कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, यानी होमोलोगस सीक्वेंस नहीं होंगे। फिर अब ये जब बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करता है तो रेप्लिकेशन के दौरान हाइब्रिड डीएनए वाले यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले प्रोटीन पैदा होते हैं जिसमें कि दोनों बैक्टीरिया के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म इसमें कंप्लीट होती है। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिए।